जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे। तो इतिहास के 11वीं कक्षा के इतिहास के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है 3 वर्ग। एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं, दूसरा पार्ट अभी हम इसको करेंगे। तो इसमें लाइन वाइज हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर करते रहेंगे तो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। और आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा थोड़ा करके इसको देख सकेंगे, या आप इसकी जो गति है उसको थोड़ा कम या ज़्यादा करके अपनी सुविधा अनुसार इसको कर सकते हैं। तो देखिए, इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रथम वर्ग पादरी। जो आपने 3 वर्ग पढ़े थे समाज के, 3 श्रेणियां आपने पढ़ी थी, उनमें प्रथम जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था। अब इसमें थोड़ा सा आप देखें कि पादरी जो वर्ग है, कैथोलिक चर्च के अपने नियम होते थे। अभी पढ़ेंगे हम कैथोलिक चर्च के बारे में भी। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ उनके पास होती थी, जिनसे वे कर उगा कर सकते थे, कर इकट्ठा करते थे। राजा उनको ज़मीन देता था जिससे वे टैक्स इकट्ठा करते थे। इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा के ऊपर निर्भर नहीं थी। अब ज़मीन उनके पास थी, उसके ऊपर टैक्स इकट्ठा करने का उनके पास अधिकार था, तो शक्तिशाली स्वयं बन गए ये। और दूसरा कि राजा के ऊपर इनकी निर्भरता नहीं थी। तो पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष थे वो पोप थे, जो रोम में रहते थे। रोम में जो चर्च होता था उसके जो अध्यक्ष होते थे, सबसे बड़े जो अधिकारी थे पोप, वो रहते थे वेटिकन सिटी, जो आज आप विश्व का सबसे छोटा अगर आप राष्ट्र माने। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अब ये जो प्रथम वर्ग था, इसके 3 अंग हैं, उनको अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो ईसाई समाज है, ईसाई मत को मानने वाले जो लोग थे, उनका जो मार्गदर्शन था, उनको शिक्षा उपदेश का जो कार्य था वो बिशप और पादरियों द्वारा किया जाता था। अधिकतर गांव में अपने चर्च होते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी का उपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते थे। यानी कि हर जगह, हर गांव में तकरीबन रविवार को जो चर्च होता था, उस चर्च में पादरी के उपदेश और सामूहिक जो प्रार्थना होती थी उसमें भाग लेने के लिए लोग इकट्ठा होते थे हर रविवार को। इसको नोट करना। अब थोड़ा यहाँ देखिए। अब इसमें आपने 3 नाम पढ़े, पोप, बिशप और पादरी। तो तीनों के कार्य और शक्तियाँ अलग अलग थी, छोटे बड़े पद थे। अब सबसे पहले देखिए, जो पोप है, जो रोम में रहता था, पोप जो है सबसे बड़ा ईसाइयों का पद होता था। जैसे भारत में अगर बात करें या हिंदू सनातन में बात करें, तो शंकराचार्य जो है सबसे बड़ा पद हो गया। तो पोप जो है वो सबसे बड़ा पद था, जो ईसा मसीह के बाद उसको उत्तराधिकारी के रूप में सबसे बड़ा जो ईसा मसीह के बाद माना गया, तो पोप माना गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिशप आते थे, जो धर्मगुरु होते थे। ये उससे छोटा पद था, जो आपने अभी पढ़ा था बिशप, ये बिशप आपने पढ़ा। और तीसरे नंबर पर पादरी थे, जो सबसे छोटा पद होता था, जो जमीन पर, ग्राउंड पर सबसे छोटे लेवल पर कार्य करते थे, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं, तीनों की शक्तियाँ, कार्य और इनके पद प्रतिष्ठा अलग अलग होती थी। तो ये आपने पढ़ा। थोड़ा और इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपने कैथोलिक चर्च के बारे में पढ़ा, थोड़ा इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। जो ईसाई मत है उसकी 3 शाखाएं हैं। उसमें 3 ये वर्ग कहिए या शाखाएं कहिए, ईसाई धर्म के 3 भाग कहिए। तो इन 3 शाखाओं में सबसे पहला है कैथोलिक ईसाई। कैथोलिक ईसाई, इनको साथ साथ आप नोट करते रहें। कैथोलिक ईसाई ये वे रोमन कैथोलिक होते हैं जो चर्च की शिक्षाओं का पालन करते हैं। यानी कि कैथोलिक जो ईसाई होते हैं, ये रोमन कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वे रोम में जो पोप होता है, जो अभी आपने इसमें पढ़ा, उसमें मैरी में संतों
की श्रद्धा में विश्वास रखते हैं। ये जो आप कैथोलिक ईसाई है पहला जो वर्ग, ये वो टाइप है। दूसरी शाखा है इनकी प्रोटेस्टेंट ईसाई। प्रोटेस्टेंट ईसाई कौन? वे केवल बाइबल के जो अधिकार हैं उनमें विश्वास करते हैं, बाइबल में केवल विश्वास करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये पोप और जो संतों की मध्यस्थता है उसको नहीं मानते कि संत ईश्वर से मिलाने का कार्य करते हैं, मोक्ष का कार्य करते हैं या पोप करते हैं। तो पोप और संतों की जो मध्यस्थता है उसको ये नहीं मानते। वे मुक्ति के लिए चर्च के महत्व के विपरीत व्यक्तिगत आस्था पर बल देते हैं। चर्च पर भी वो विश्वास नहीं करते, वे केवल व्यक्तिगत जो आस्था है उस पर बल देते हैं। ये मैरी की पूजा को मूर्ति पूजा जैसा ही मानते हैं। जैसे ऊपर ले आपने पढ़ा था कैथोलिक ईसाई में कि मैरी की भी पूजा करते थे वो, तो ये मैरी की पूजा को मूर्ति पूजा जैसा मानते थे। ये दूसरे जो टाइप थी ये प्रोटेस्टेंट थी। तीसरा दिया है पूर्वी या रूढ़िवादी चर्च या ईसाई जो हैं, रूढ़िवादी ईसाई जिनको हम कह सकते हैं। तीसरा पार्ट इसमें क्या है, ये पूर्वी रूढ़िवादी चर्च की शिक्षाओं का पालन करते हैं जिनका नेतृत्व बिशप जो है, आपने अभी इसमें बिशप पढ़ा था, बिशप की एक परिषद करती है इनका नेतृत्व। वे परंपरा, संस्कार और जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी पूजा के महत्व पर जोर देते हैं। परंपरा, संस्कार और जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी पूजा के महत्व पर जोर देते हैं। वे ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, पश्चाताप और परिवर्तन के जीवन में विश्वास रखते हैं। परंतु तीनों ही जो मत हैं ये यीशु जो मसीह है उसके उसमें ईश्वर के पुत्र के रूप में उसको देखते हैं और मानवता के उद्धारक के रूप में उसको मानते हैं। तीनों ही मत ईसा मसीह को मानते हैं, उसे ईश्वर का पुत्र मानते हैं और मानवता का भला करने वाला उसको मानते हैं। लेकिन तीनों के मत और जो विचार हैं वो थोड़े अलग अलग हैं, उसके बारे में हमने आप ही पढ़ा। ये तीन पार्ट या शाखाएं आपने ईसाई मत में पढ़ी जो नाम आप बार बार पढ़ते सुनते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता। अब यहाँ पादरी बनने की योग्यताएं हैं कि पादरी कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते, किन के लिए मनाही है। तो इसको आप नोट करना कि पादरी कौन बन सकते हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं। जैसे कृषिदास, शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति हैं और स्त्रियां, इनके ऊपर प्रतिबंध था कि ये व्यक्ति कभी भी पादरी नहीं बन सकते। जो कृषि में दास का काम करते हैं, कृषि दास हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, दिव्यांग है, और स्त्रियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था कि भाई ये व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे, अविवाहित उनको रहना पड़ता था। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। अभिजात बहुत अमीर समृद्ध, तो बिशपों के पास भी लार्ड की तरह ही विस्तृत जागीरें थी, ज़मीनें होती थी और शानदार महलों में रहते थे। अभी आपने बिशप के बारे में पढ़ा था। दूसरा ऊपर से पोप, पोप के बाद बिशप थे, तो बड़ी शान शौकत थी इनके पास, अमीर बड़े बड़े राजाओं जैसे ठाठ थे इनके भी। तो चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा लेने का अधिकार था, जिसे टीथ, TITHE, टीथ कहते थे। यानी कि जो चर्च होते थे 1 वर्ष में उनको कृषक से उपज का 10वां हिस्सा, यानी कि 10 में से 1 हिस्सा लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। तो टीथ किसे कहा गया ये आप नोट करें। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाला दान भी आय का स्रोत था। उनकी आय के स्रोत क्या थे? ये उनकी आय के स्रोत थे चर्च की। एक तो टीथ था जो भी आपने पढ़ा, दूसरा अमीर किसी शुभ के कार्य में, कोई अच्छा कार्य होता था तो उसमें दान देते थे, या परिवार में कोई मृत्यु हो जाए तो उसमें अपने शेष परिवार या रिश्तेदारों की भलाई के लिए भी दान करते थे। तो ये जो दान था ये भी उनकी आय का एक स्रोत था। तो चर्च की दान से भी इनकम होती थी और एक टैक्स किसानों से लिया जाता था वो भी था।
लेकिन ये जो किसान, ये तीर्थ जो कर था, ये सिर्फ किसानों से लिया जाता था, अन्य से नहीं। चर्च के औपचारिक जो रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण जो रस्में थी, सामंती कुलीनों की नकल थी। चर्च के जो रीति रिवाज थे, वे रीति रिवाज जो थे, जो सामंती कुलीन थे, जो अमीर लोग थे, उनकी नकल थी। उन्हीं के हिसाब से वो भी ठाट बाट नियम बनाने लगे थे। जैसे प्रार्थना करने वक्त हाथ जोड़कर जोड़ना, सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ जो लॉर्ड होते थे उनके प्रति वफादारी की शपथ लेते समय अपनाए जाने वाले जो तरीके थे, वही इन्होंने अपना लिए थे। यानी कि जो लॉर्ड अपनाते थे राजा के प्रति, फिर छोटे बड़े लॉर्ड के प्रति या किसान लॉर्ड के प्रति जिस प्रकार के नियम, घुटनों के बल बैठना, सिर झुकाना, हाथ जोड़कर प्रार्थना, तो ये सारी चीज़ें जो चर्च था उसमें भी ये चीज़ें आ गई थी, क्योंकि उनकी शान शौकत बढ़ रही थी। इस प्रकार जो है ईश्वर ईश्वर के लिए जो लॉर्ड शब्द है उसका प्रचलन एक उदाहरण बन गया था। जो लॉर्ड है उसका भगवान के रूप में ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रयोग भी यहीं से शुरू हुआ, जिसके द्वारा जो सामंती संस्कृति थी वो चर्च की उपासना कक्षा में प्रवेश करने लगी थी। इस प्रकार अनेक जो सांस्कृतिक रीति रिवाज थे सामंती, वे तौर तरीके वे चर्च की दुनिया में आ गए थे। यानी कि जो चर्च था, चर्च में वो सब नियम अपनाए गए थे, कानून बनाए वैसे ही बन गए थे जैसे जो एक अमीर जागीरदार सामंत लोग अपनाते थे अपने से निचले वर्ग के लिए। वही सारे जो नियम थे, सामंती जो संस्कृति थी, वही चर्च के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उनके रीति रिवाजों के रूप में चर्च की दुनिया में वो आ गई थी और चर्च ने उनको स्वेच्छा से अपना लिया था। अब नेक्स्ट देखिए भिक्षु, एक और वर्ग देखिए इसमें। जो भिक्षु हैं वो कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था भी थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे। अब ये जो भिक्षु थे वो अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे, पादरियों के विपरीत, जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे। जो पादरी थे या जो बिशप थे वो चर्चों में इनमें रहते थे, लेकिन ये जो लोग थे आम लोगों के बीच में कहीं भी रहते थे और एकांत का जीवन जीना पसंद करते थे। भिक्षु जो थे वो चर्च में नहीं रहते थे, इसको नोट करना। ये धार्मिक समुदायों में रहते थे जिन्हें एबीज कहा जाता था। एबी या मोनेस्ट्री या मठ कहते थे इनको। तो एबी या मोनेस्ट्री या आबे, ये बहुत सारे जो नाम हैं इनको आप नोट करना। ये क्या होते थे, ये धार्मिक जहाँ भिक्षु लोग रहते थे, ये उनके स्थान होते थे जो अधिकतर मनुष्यों की आबादी से दूर होते थे। दो सबसे प्रसिद्ध मठ थे, जो 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित जो कुलूनी का मठ था। तो ये दो जो मठ थे बहुत ही प्रसिद्ध थे, एक फ्रांस में और एक इटली में। तो भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने, ओबे ये वही एबी या मोनेस्ट्री जो है ये एक ही बात है, सारा जीवन ओबे में रहने, प्रार्थना करने, अध्ययन करने और कृषि जैसे शारीरिक जो श्रम था उसमें लगाने का व्रत लेते थे। यानी कि जब ये भिक्षु बनते थे तो ये इस चीज़ का प्रण करते थे कि वो ओबे में रहेंगे, सारा समय प्रार्थना में, अध्ययन में, पढ़ने में और कृषि जो शेष कार्य कृषि करने में अपना लगाएंगे, शारीरिक श्रम में। तो पादरी कार्य के विपरीत जो पादरी वो कार्य था, भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। तो यहाँ ऊपर जैसे आपने पढ़ा था कि पादरी कौन बन सकते हैं, तो वहाँ कुछ वर्गों पर प्रतिबंध था, तो यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं था। भिक्षु महिला पुरुष कोई भी बन सकता था, कोई जेंडर का यहाँ कोई भेद नहीं था। पुरुषों को मॉन्क कहा जाता था और स्त्रियां जो होती थी उनको नन कहा जाता था। तो इनको आप नोट करें। कुछ ओबों को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रहते थे। यानी कि जो मॉन्क होते थे, पुरुष होते थे, उनके लिए अलग मठ थे और महिलाओं के लिए जो नन होती थी उनके लिए अलग थे। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे बने हुए थे। ओबे आप बताएं क्या है ये। पादरियों की तरह भिक्षु और जो भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकती थी। दोनों में, पादरियों मरीन में विशेषता ये एक समानता ये थी कि ये दोनों ही
अविवाहित रहते थे। 10 या 20 पुरुष स्त्री के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में जो समुदाय के रूप में विकसित हो गए थे। यानी कि धीरे धीरे संख्या इनकी 10-20 थी, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या सैकड़ों में, हजारों में बढ़ती चली गई थी, जिसमें अब बड़ी बड़ी इमारतें, भू जागीरें भी इनके साथ आ गई थी। उनके मालिक भी हो गए थे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल भी ये चलाने लगे थे, इनसे संबंध हो गए थे। इन समुदायों ने कला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो ये जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इस प्रकार की जो चीज़ें थी समाज कल्याण के लिए, उन कार्यों में भी इनका बड़ा अधिक योगदान रहा है। जैसे आप भारत में जो कॉन्वेंट शिक्षण व्यवस्था देखते हैं, कॉन्वेंट स्कूल देखते हैं, तो इनमें इसी प्रकार की नन आप शब्द सुनते हैं। तो इसी प्रकार की इन्हीं जो संस्थाएं थी, इन्हीं के द्वारा ये संचालित होती थी। तो उन पश्चिमी जगत में इनकी बहुत ज़्यादा महत्ता थी। जो माता पिता अलग हो जाते थे, बच्चों को छोड़ देते थे, जिनके माता पिता यानी कि अलग होकर बच्चों को छोड़ देते थे, तो बच्चे एक अनाथ के रूप में इन हॉस्पिटल्स में या जो इन स्कूल कॉलेज होते थे, उनमें इनका पालन पोषण होता था। इनको कॉन्वेंट, एक अनाथालय के रूप में इनको माना गया था। हालांकि भारत में जो कॉन्वेंट शब्द है, स्कूल है, वो गर्व का विषय माना जाता है कि भाई मेरा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। तो इनकी शुरुआत ये यहीं से हुई थी। जो क्योंकि वहाँ की कल्चर भारत से अलग है, तो पति पत्नी कभी भी अलग हो सकते हैं, या वैसे भी उनके बच्चे हो सकते हैं, तो बच्चों की कोई जिम्मा नहीं ले। तो इस वजह से कॉन्वेंट संस्थाओं का विकास हुआ था। तो ओबेस जो हिल्डेगार्ड थी, एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने चर्च की शिक्षाओं में सामुदायिक गायन की प्रार्थना के विकास से महत्वपूर्ण योगदान था। पिछले पार्ट में भी हमने ओबेस हिल्डेगार्ड के बारे में पढ़ा था। तो चर्च की जो सामूहिक प्रार्थना है, उनमें इनका बड़ा अधिक योगदान रहा। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर्स कहते हैं, उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर लोगों को उपदेश देते थे और दान में जो मिलता था उससे आजीविका चलाते थे। अब जो भिक्षु होते थे उसमें भी आगे दूसरी टाइप आ गई, जिसको फ्रायर कहा गया। इसको भी नोट करें। फ्रायर कौन थे? ऐसे भिक्षु थे ये। इन्हीं भिक्षुओं में से एक ऐसा वर्ग 13वीं सदी में पैदा हो गया, जो मठों में न रहकर, जैसे भिक्षु चर्च में नहीं रहते थे, ठीक है, उनसे एक अलग शाखा बनी, तो मठों में रहते थे। अब ये जो फ्रायर थे, ये मठों में न रहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर उपदेश देते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। जैसे भारत में आप संतों को देखते थे, तो इनको फ्रायर कहा गया। इसको भी आप नोट कीजिए। यहाँ देखिए मोनेस्ट्री शब्द को डिफाइन किया गया है, इन्होंने दिया है। मोनेस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। अकेले रहने वाले को मोनेस्ट्री कहा गया, मोनेस से बना हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माइकल के बेनेडिक्ट ओबे बना हुआ है। ये देखिए एक कितनी सुंदर इमारत बनी हुई है, जहाँ पर इस प्रकार के जो सेंट थे या जो भिक्षु लोग रहते थे, ये इसी प्रकार का एक चित्र यहाँ दिया हुआ है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए एक चित्र दिया हुआ है। इसमें पांडुलिपि पर कार्य करते हुए एक बेनेडिक्टिन जो भिक्षु हैं, उनको दिखाया गया है। जो कास्ट चित्र है, जो लकड़ी के कुछ चित्र इस प्रकार के यहाँ दिखाए गए हैं। तो इसमें देखिए कि बेनेडिक्टिन जो मठ हैं, उनमें भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी, जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। तो अब इसकी पालना भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक की गई। इस पुस्तक के कुछ नियम हैं, उस नियमों को हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा देखिए कि जो बेनेडिक्ट जो मठ हैं, ये क्या थे। ये बेनेडिक्ट जो थे, ये जो बेनेडिक्ट ऑफ नर्सिया नाम का जो एक व्यक्ति था, जिसका जन्म 480 ईस्वी में हुआ और 547 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। तो इन्होंने
एक साधु के रूप में एक अपना जीवन चुना, पढ़ाई लिखाई को छोड़कर। तो ये इटली के एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। इटली के बहुत ही अमीर परिवार में जन्म तो हुआ था, लेकिन एक साधु संतों की जो प्रवृत्ति थी उसमें इनका मन रमा हुआ था। शिक्षा को छोड़कर, पढ़ाई को छोड़कर इन्होंने उसी तरफ ध्यान लगाया। तो भगवान को इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और एक कठिन जो साधु का रास्ता था वो चुन लिया। अन्य भिक्षुओं ने उनकी उपदेश शिक्षाओं को देखकर उन्हें अपना मठाधीश और संत मान लिया था। तो इनको बेनेडिक्टिन जो ऑर्डर है उसके संस्थापक माना जाता है। पश्चिमी जो मठवाद है उसका भी जनक इनको कहा गया। और पारंपरिक जो पोशाक होती थी इनकी काले रंग की, उसके कारण इन्हें काले भिक्षु भी इनके मानने वालों को कहा गया है। तो ये इटली में इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, बेनेडिक्ट ऑफ नर्सिया उनका नाम था। उन्होंने इस मठ की स्थापना की थी, इस एक नियम की, आप ये कहिए कि मत की स्थापना की थी। आज भी विश्व में इस मत को मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अध्याय 6 में जैसे 73 अध्याय हैं, उनके जो नियम है इस पुस्तक के, सभी को इनकी पालना करनी होती है। भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी दी जानी चाहिए, ऐसा उसमें दिया गया है। अध्याय 7 में चैप्टर जो 7 है उसमें विनम्रता का अर्थ दिया आज्ञा पालन। विनम्रता का मतलब आज्ञा पालना। अध्याय 33 दिया हुआ है, किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। 47 अध्याय दिया है, आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु भिक्षुओं को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए, कि खाली मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, अपना शारीरिक श्रम करना चाहिए, निश्चित घंटे होने चाहिए और जो पवित्र पाठ भगवान की आराधना है वो करनी चाहिए। अध्याय 48 में उन्होंने कहा कि मठ इस प्रकार बनाने चाहिए कि आवश्यकता की सारी जो वस्तुएं होती हैं जैसे जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला, सभी उनकी सीमा के अंदर हो, उसी मठ के अंदर ये सारी सुविधाएं उनको मिले। तो ये इस प्रकार जो बेनेडिक्ट मठ थे ये उसके बारे में आपने पढ़ा। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद का जो महत्व था, उद्देश्य, उसके बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी थी। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो मठों के पास भी उसी प्रकार अमीरी, संपन्नता, जागीरें, वो सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। लग्जरी, ऐश्वर्य का जो एक ऊपर आपने अन्य के बारे में पढ़ा था, पादरियों के बारे में, विश्वों के बारे में, उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी हो गई थी। हालांकि शुरू में इनका जीवन बड़े ही साधु संतों का और एक दया या मतलब एक गरीबी का जीवन कहिए, भीख से जो मिलता था उससे अपना परिवार पेट पालना, कुछ इस प्रकार के, लेकिन वो सारी चीज़ें बदल गई थी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन 1360 से 70 का जो समय है उसमें कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासतापूर्ण जीवन की जो साधारण किसान, गडरिये और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से की गई थी, कि उनकी तुलना गरीब लोगों के साथ की गई थी कि अब इनका जीवन कैसे बदल गया था। तो लैंगलैंड जो थे उन्होंने कविता जो पियर्स प्लाउमैन है उसमें इस प्रकार का वर्णन किया। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी जो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, आगे दिया है इसमें नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी जो हैं और फ्रायर का हास्यास्पद चित्रण किया गया है, यानी कि उनका मजाक उड़ाया गया है। इस प्रकार यानी कि वो सम्मान धीरे धीरे खो गए थे समाज में, जो एक उनका सम्मान होता था। तो नेक्स्ट देखिए, चर्च और समाज के बारे में। यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, सभी यूरोपवासी अब ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और जो रीति रिवाज थे में उनमें पुराना जो विश्वास था उसको नहीं छोड़ा था। ईसाई बन गए थे लेकिन पुराने समय से जो पुरानी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, चमत्कार में विश्वास, वो सारी चीज़ें आज भी थी। चौथी सदी से ही क्रिसमस जो थी और ईस्टर जो कैलेंडर की तिथियां महत्वपूर्ण बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले ईसा मसीह के जन्म दिवस ने एक पुराने जो रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था, यानी कि पहले जो पुराना रोमन का त्यौहार था उसको छोड़ दिया था लोगों ने अब ईसाई बनने के बाद, और 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जो जन्मदिन है उसको एक मुख्य उत्सव या एक त्यौहार के रूप में
मनाना शुरू कर दिया था। पुराना जो रोमन त्यौहार था उसको उन्होंने छोड़ दिया था। इस तिथि की गणना जो है सौर पंचांग यानी कि गणनाएं या तो सौर सूर्य कैलेंडर के साथ होती हैं या चंद्र के साथ होती हैं। तो ये पंचांग जो है, पंचांग कैलेंडर सौर जो पंचांग था उसके आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोषण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था। यानी कि ईस्टर ईसा जो ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने और उनके दोबारा से मतलब पुनर्जीवित होना, दोबारा से जीवित होना उनका, उसका प्रतीक ये माना गया था। परंतु इसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग का स्थान ले लिया था। यानी कि ये पहले इसने जो है चंद्र पंचांग पर आधारित जो प्राचीन त्यौहार था उसका स्थान अब ले लिया था। किसने? 25 दिसंबर ने, ईसा मसीह के जन्म दिवस ने। तो पहले जो इनके त्यौहार थे, पूर्व रोमन त्यौहार, वो चंद्र ग्रहण या चंद्र पंचांग जो होता था, लूनर जो कैलेंडर होता था, उस पर आधारित थे। लेकिन अब जो थे, व्यवधान के लिए माफ़ करना। तो नेक्स्ट देखिए कि अब जो है चंद्र पंचांग पर आधारित जो एक त्यौहार होता था प्राचीन, वो छूट गया था। उसकी जगह जो 25 दिसंबर था ईसा मसीह का जन्म दिवस, वो आ गया था, जो सौर पंचांग पर आधारित था, जो लंबी सर्दी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था, जो पहले प्राचीन रोमन त्यौहार था। परंपरागत रूप से उस दिन गांव के जो प्रत्येक व्यक्ति थे वो गांव में अपनी भूमि का दौरा करते थे। ये रोमन समय की बात कर रहे हैं। ये लोग रोमन समय के जो त्यौहार मनाते थे उस पर इस प्रकार का कार्य करते थे। लेकिन ईसाई धर्म के आने के बाद भी ये क्रम उनका जारी रहा। ईसाई बनने के बाद भी वे अब भी ग्राम के स्थान पर अब पेरिस में जाने लगे थे। अब पेरिस गांव का स्थान किसने ले लिया? पेरिस, यानी कि एक पादरी की देखरेख में आने वाले क्षेत्र को पेरिस कहा गया। इसको नोट करिए। जो क्षेत्र था एक पादरी की देखरेख में होता था उसको पेरिस कहा गया। अब वो गांव के स्थान पर पेरिस उसको कहा जाने लगा। लेकिन अब भी उसी प्रकार जाते थे। काम से जो दबे कृषण होते थे, किसान होते थे, इन पवित्र दिनों में, छुट्टियों में इनका स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह समय प्रार्थना के लिए होता था, लेकिन लोग सामान्यतः इसका अधिकतर उपयोग मौज मस्ती और दावतों में, खाने पीने, मनोरंजन में करते थे। तो यहाँ आपने पढ़ा कि प्राचीन जो रोमन साम्राज्य में लोग थे वे चंद्र पंचांग पर इस त्यौहार को मनाते थे और उसका स्थान अब 25 दिसंबर ने ले लिया था। तो अब बदल गए थे। लेकिन पहले लोग गांव में जाते थे इस त्यौहार पर। तो उसी प्रकार ईसाई बनने के बाद भी ये लोग उसी प्रकार गांव में जाने लगे थे। लेकिन अब गांव के स्थान पर वो पेरिस उसको कहते थे, जो किसी पादरी के नियंत्रण में था। दूसरा, जो किसान थे वो क्यों खुश होते थे इस त्यौहार पर? क्योंकि उनको काम से छुट्टी मिलती थी। इन दिनों में, इन त्यौहार के दिनों में उनको काम नहीं करना पड़ता था, तो वो भी उसका स्वागत करते थे। तो सभी लोग, वैसे तो ये एक प्रार्थना का, पूजा पाठ का समय होता था, छुट्टी इसलिए होती थी, लेकिन अधिकतर जो लोग थे वो मौज मस्ती और जो मनोरंजन था उसमें इसका अधिकतर हिस्सा व्यतीत करते थे। तो तीर्थ यात्रा जो है ईसाइयों के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बहुत से लोग शहीदों की जो समाधियाँ थी, बड़े बड़े जो गिरजाघर थे, उनकी यात्राओं पर भी जाते थे। तीर्थ यात्रा भी वो करते थे, धार्मिक स्थानों की यात्रा, जो शहीदों की जो समाधियाँ थी, बड़े बड़े जो गिरजाघर थे, उनकी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं वो करते थे। तीर्थ यात्रा जो धार्मिक यात्राएं होती थी। दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने वाला भिक्षु, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो यहाँ अभी हम पढ़ेंगे, ये इसमें जो भिक्षु दिया हुआ है उसका वर्णन किया है। घुमक्कड़ भिक्षु जिसको कहा गया है, ये उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। अब ये देखिए, जो हमने ऊपर अभी आपने पढ़ी थी, एक जेफरी चौसर के बारे में आपने पढ़ा था कि उन्होंने जो भिक्षु थे उनका एक मजाक, हास्यास्पद उनका चित्रण किया। वो देखिए यहाँ उन्होंने क्या लिखा। अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है, अप्रैल का जब महीना आता है, चारों तरफ एक मधुर वर्षा होती है,
मार्च की शुष्कता को जड़ से बेध देती है। जो मार्च की शुष्कता होती है, खुश्की होती है, उसको समाप्त कर देती है। जब नन्ही चिड़ियाँ संगीत सुनाती है, यानी कि वातावरण जो है बड़ा मनोरम है, बदल गया है, चारों तरफ हंसी खुशी हरियाली और एक पशु पक्षी पूरी प्रकृति में एक खुशी दिखाई दे रही है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो नन्ही चिड़ियाँ संगीत सुनाती हैं जो कि ओनिंद्र चक्षु में रात बिता देती हैं। चक्षु आँखें, ओनिंद्र ऊँघते हुए निंद्रा जो है उसमें, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, उनके हृदय को आकर्षित करती है। तब लोग जो हैं तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं। जब ऊपर की परिस्थितियाँ होती हैं, प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है, चिड़ियाँ गाती हैं, चारों तरफ मधुर एक वृष्टि होती है, तो उस समय में जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग उत्सुक होते हैं। और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों पर भी, आपने भिक्षु पढ़ा था यहाँ, वही है ये, उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं कि भाई दूर दराज दूर स्थानों पर जो भिक्षु होते हैं, जो पूजनीय संत होते हैं, या आपने पढ़ा था कि जो ऊपर समाधियाँ होती हैं, स्थान जो शहीद लोग हैं, वहाँ पर वो जाने की इच्छा रखते थे। और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर वो निकल पड़ते थे। कैंटरबरी की यात्रा पर निकल पड़ते थे। ये जेफरी चौसर 1340 से 1400 की ईस्वी में जिनका समय रहा, द कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने लिखा। इस काव्य कृति की जो रचना है मूल रूप से मध्यकालीन अंग्रेजी में की गई थी, उसका हिंदी का यहाँ एक रूपांतरण दिया हुआ है, इसको आप नोट करें। यहाँ जो कैंटरबरी की यात्रा दी हुई है, तो कैंटरबरी का मतलब ये है कि इंग्लैंड का जो सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध चर्च है कैंटरबरी, उसकी यात्रा का आपने बताया है इसमें कि निकल पड़ते हैं यात्रा। और यह विश्व धरोहर का हिस्सा भी है, विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें भी शामिल है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा जो वर्ग है, किसान, स्वतंत्र और बंधक। तीसरा वर्ग हमारा किसान है, उसमें स्वतंत्र किसान भी हैं और बंधक किसान भी है। इसमें देखिए, अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करता है। यानी कि ऊपर के जो आपने दो वर्ग पढ़े, पादरी और जो सामंत थे, लॉर्ड थे, अभिजात वर्ग, उनका जो भरण पोषण है, उनका जो यानी कि परिवार चलाने का कार्य करता है, पालन पोषण करता है, वो किसान वर्ग करता है। उसी के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तो काश्तकार थे, जो किसान थे, दो प्रकार के होते थे। एक स्वतंत्र किसान होते थे और दूसरे सर्फ, जिनको हिंदी में कृषिदास कहा जाता था। इसको नोट करना। स्वतंत्र किसान, काश्तकार या किसान दो प्रकार के थे। एक स्वतंत्र होते थे, दूसरे सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास भी कहा जाता है। सर्फ अंग्रेजी की जो क्रिया है, वर्ब है टू सर्व, इससे बना हुआ है, इसको भी नोट करें। स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। जो स्वतंत्र किसान थे, वो जो अपनी ज़मीन होती थी उसको लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे कि भी जो लॉर्ड की ज़मीन है उसके रूप में इसको मानकर उस पर कृषि करते थे। तो पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, कम से कम 40 दिन। यानी कि ये जो अपने खेतों पर किसानी करते थे, किसान जो स्वतंत्र किसान थे, इनको कम से कम 40 दिन सेवा, जो सैनिक होती थी, सैनिक सेवा में भी इनको देने होते थे। तो कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में 3 या इससे अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। यानी कि अपने खेतों में भी काम करते थे और 40 दिन कम से कम साल में सैनिक के रूप में भी इनको जाना होता था। और उसके बाद जो है सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन जो परिवार होते थे किसान के, उनके परिवार के अन्य लोगों को, परिवारों को जो जागीर होती थी लॉर्ड की, उस वहाँ भी काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन था उसे श्रम अधिशेष कहा जाता था। श्रम अधिशेष, इसको नोट करें। श्रम अधिशेष क्या था? ऐसा उत्पादन जो कृषक, स्वतंत्र किसानों के परिवारों के द्वारा लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने से पैदा होता था। यानी कि सप्ताह में 3 या उससे अधिक दिन ये काम करते थे वहाँ, और ये सीधा जो लाभ था ये लॉर्ड के पास। तो ये श्रम अधिशेष था, इसको आप नोट करें, श्रम अधिशेष को। लेबर रेंट,
सीधे लॉर्ड के पास ही ये जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, बाड़ बनाना, सड़कें, इमारतें, इन प्रकार की उम्मीद भी की जाती थी, जिसके बदले उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती थी। ये अन्य कार्य भी उनको करने पड़ते थे। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अपने कार्य भी करने होते थे। अपने फिर अन्य जो काम होते थे वो भी करने होते, जैसे सूत काटना, कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाना, लौड के उपयोग हेतु अंगूरों का रस निकालकर शराब तैयार करना। ये सारे कार्य भी महिलाओं बच्चों को करने होते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर जिसे टैली कहा जाता था, ये भी उनको देना होता था। ये साथ में एक चित्र देखिए, एक किसान का चित्र भी यहाँ दिया हुआ है। ये पादरी और जो अभिजात वर्ग था वो इससे मुक्त होते। ऊपर के जो दो वर्ग थे, पादरी और अभिजात वर्ग, उनके ऊपर नहीं लगता था। लेकिन टैली क्या था? टैली एक कर था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाता था। परमानेंट नहीं था लेकिन कभी कभी लगाता था। तो इससे दो वर्ग ऊपर निश्चिंत होते थे, उनको नहीं था, वो कर मुक्त थे। लेकिन किसानों को ये प्रत्यक्ष जो कर था वो देना होता था। इसे टैली कहा गया। टैली को आप नोट करें। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर, अब ऊपर पहले यहाँ तक आपने पढ़ा, ये जो स्वतंत्र किसान थे, स्वतंत्र किसान थे, लेकिन जो लॉर्ड थे उनकी ज़मीनों पर बेगार के रूप में बहुत सारे काम इनको करने पड़ते थे। कृषिदास, अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर जो है कृषिदास, जिनको कहा गया सर्फ कहा गया। गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। सीधे ही किसान, ये किसान जो हैं दास होते थे और लॉर्ड की जो ज़मीन होती थी उसी पर काम करते थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। अपनी कृषि इनके पास नहीं थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड के कई तरह के जो कार्य थे उनको करने होते थे। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे और लॉर्ड कई तरह से इनके ऊपर अपना एकाधिकार का दावा करते थे। इससे जो कृषिदास थे उनको हानि हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में आटा पीस सकते थे, तंदूर की रोटी वहीं सेक सकते थे। उनकी मदिरा संपीड़क में आसवन मदिरा बियर तैयार कर सकते थे, यानी कि शराब बनाने का जो कारखाने होते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए, यानी कि उनके पूरे जीवन पर सभी प्रकार से लॉर्ड के ही अधिकार थे उनके, इसीलिए उनको कृषिदास कहा गया। उनको किसके साथ विवाह करना है या नहीं करना है ये कार्य भी लॉर्ड निर्धारित करते थे। फिर कृषिदास की पसंद को ये अपना आदेश दे सकते थे। वो कृषिदास की पसंद को भी अपना सकते थे या उसको बदल भी सकते थे, परंतु इसके लिए वो शुल्क भी लेता था, उन किसानों से शुल्क भी लेता था। अब नेक्स्ट देखिए इंग्लैंड। सामंतवाद का जो विकास है इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ था। आपने पढ़ा था पहले पिछली वीडियो में कि फ्रांस से शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये अन्य इंग्लैंड में अन्य जो स्थान थे उन पे फैलता चला गया। तो सामंतवाद का जो विकास है वो इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ, फ्रांस से शुरू होकर। 6ठी शताब्दी के मध्य में यूरोप से एंजिल और सैक्सन नाम के जो व्यक्ति हैं आकर इंग्लैंड में बस गए। इंग्लैंड का नाम उन्हीं के नाम पर एंजिल लैंड बन गया। और 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के जो ड्यूक थे, विलियम राजकुमार जो थे, उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। और यह देखिए कि इंग्लैंड की जो वर्तमान रानी है विलियम प्रथम की उत्तराधिकारी मानी गई है। इसको थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के जो सैक्सन राजा है उसको हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं और व्यापार से उत्पन्न होने वाले विवादों के कारण प्राय युद्ध होते रहते थे। अब यहाँ देखिए, हमने पढ़ा कि इंग्लैंड और फ्रांस भौगोलिक रूप से बहुत नज़दीक है। उनके बीच में एक तंग, बिल्कुल ही तंग यानी कि नैरो जो जलमार्ग है, जिसे इंग्लिश चैनल के नाम से आप जानते हैं, मैप को आप देखें तो 11वीं सदी में फ्रांस के जो नॉर्मंडी, सबसे पहले आपने पढ़ा था कि जो सामंतवादी व्यवस्था से पूर्व जो मध्य यूरोप था वहाँ से एंजिल और सैक्सन नामक जो व्यक्ति हैं यहाँ आकर बस गए। इसी कारण इस देश का जो नाम है एंजिल लैंड पड़ा। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मंडी फ्रांस है
उसके प्रांत के जो राजकुमार हैं ड्यूक विलियम जिनको कहा गया, उन्होंने यहाँ पर अधिकार कर लिया। यहाँ के जो एंजिल सेक्शन जो यहाँ की जो आगे उनके वंशज थे उनको पराजित किया। तो उस वजह से इस स्थान का नाम इंग्लैंड पड़ा, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर एक जैसी शासन व्यवस्था अपनाई। और विलियम जो प्रथम था, उस प्रथम ने यहाँ की भूमि को नपवाकर उसके मानचित्र बनवाए, जो आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं, नक्शे बनवाए। और 180 जो नॉर्मन अभिजात लोग थे उसके साथ आए थे फ्रांस से, उनमें उनको बांट दिया। तो यही लॉर्ड बन गए यहाँ। तो विलियम प्रथम जो अधिकार किया, उसने नक्शे बनवाए, ज़मीन नपवाई, और अपने साथ जो 180 अभिजात जो अमीर लॉर्ड वो लेकर आया था, वही उन्हीं के बीच में ये 180 भागों में इसको ज़मीन को सारी को बांट दिया। यही लॉर्ड बन गए। यहाँ राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए। जिनसे वह सैन्य मदद की उम्मीद करता था, वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए बाध्य थे। नाइट आपने पीछे पढ़ा था। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिससे वे उसी प्रकार सेवा की आशा रखते थे जैसे वो राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक जो थे, विभिन्न स्तरों के भूस्वामियों के काश्तकार बन गए थे। एंग्लो सैक्सन जो ऊपर अंग्रेज, एंग्लो का मतलब अंग्रेज, सैक्सन जो मध्य यूरोप से आपने पढ़ा था, जो सैक्सन और यहाँ आए थे इंग्लैंड में, सैक्सन और एंजिल सैक्सन, ये उन्हीं के बारे में जिक्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि उनके आने के बाद जो है, तो ये जो अब एंग्लो सैक्सन लोग थे, फ्रांसीसियों के यहाँ आने के बाद ये एक भूस्वामी जो होते थे उनके किसान बनकर रह गए थे छोटे। तो यहाँ सारी जो ज़मीन थी, अब फ्रांस से जो लोग आए थे, 180 जो लॉर्ड थे विलियम के साथ आए थे, उनमें बांट दी गई थी। ये आपने पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें देखिए कि यद्यपि प्रथम दोनों जो वर्ग थे उसके सदस्यों ने सामाजिक जो व्यवस्था उसको स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु यहाँ अनेक प्रक्रियाएं थी जो व्यवस्था को बदल रही थी। ऊपर के जो दो वर्ग थे आपने पढ़े, पादरी और जो सामंत लॉर्ड थे, अमीर अभिजात वर्ग था, उन्होंने परिस्थितियों को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, क्योंकि व्यवस्था उनके पास थी। जो अमीर व्यक्ति है वो परिवर्तन नहीं चाहता, लेकिन जो निम्न होता है, मध्यम वर्ग जो है, वो परिवर्तन चाहता है। तो यहाँ अनेक प्रक्रियाएं फिर भी बदल रही थी धीरे धीरे, प्रत्यक्ष रूप से इतनी तेज गति से वो शायद नहीं थी। इनमें से जैसे पर्यावरण में परिवर्तन था, धीरे धीरे लगभग अदृश्य थे। अनेक परिवर्तन जैसे कृषि प्रौद्योगिकी में बदलाव, भूमि का उपयोग आदि स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के जो आर्थिक संबंध थे, सामाजिक संबंध थे, इन परिवर्तनों से बने हुए थे। वे इन्हें प्रभावित भी कर रहे थे। बारी बारी से हम इनको बारी यहाँ पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब नंबर 1 देखिए, पर्यावरण, यानी कि सामाजिक आर्थिक जो संबंध हैं उनको परिवर्तन प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उसके 3 कारक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पर्यावरण, दूसरा भूमि का उपयोग, और तीसरा है नई कृषि प्रौद्योगिकी। तो इन 3 में हम सबसे पहला पर्यावरण को देखते हैं। 5वीं से 10वीं सदी, इसको टाइम को आप नोट करें, 5वीं से 10वीं सदी का जो यूरोप था उसका अधिकांश भाग वनों से घिरा हुआ था, यानी कि जंगलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और कृषि योग्य जो भूमि थी वो बहुत कम थी। इसके साथ ही इसकी परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि किसान जो हैं असंतुष्ट होकर या अत्याचारों से बचने के लिए जो लॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, यहाँ से भागकर जंगलों में शरण ले लेते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था। इससे जो सर्दियाँ थी प्रचंड और बड़ी लंबी अवधि की हो गई थी, बहुत लंबे समय, यानी कि यूरोप के जो देश थे उनमें लगभग 9-9, 10-10 महीने की सर्दी, और वो भी बड़ी तेज़ कड़ाके की ठंड थी। फसलों का जो उपज काल था वो बहुत छोटा हो गया था, और इस वजह से कृषि की पैदावार बहुत कम हो गई थी, क्योंकि फसलों को उपयुक्त एनवायरनमेंट या वातावरण नहीं मिल रहा था। सर्दियाँ ज़्यादा कठोर हो गई थी लंबे समय तक। ये आपने 5वीं से 10वीं सदी का जो समय पड़ा, इसको आप टाइम को नोट कीजिए। अब 11वीं सदी में देखिए फिर क्या परिवर्तन आया। यूरोप में गर्माहट का दौर शुरू हुआ, तापमान बढ़ने लगा, यानी कि कुछ पूरा क्लाइमेट जो एक जलवायु थी उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ।
इससे कृषि पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए एक लंबी अवधि मिलने लगी, यानी कि तापमान जैसे जैसे बढ़ा, जो भीषण सर्दी थी उसकी जो कड़कपन थी वो थोड़ी कम हुई। इस वजह से कृषि के लिए जो किसान हैं उनको थोड़ा लंबा समय मिलने लगा। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण खेती आसानी से होने लगी। पर्यावरण जो इतिहासकारों का मानना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों में वनों में उल्लेखनीय कमी हुई और कृषि क्षेत्र में विस्तार हुआ, कृषि का फैलाव हुआ। नंबर 2 देखिए, भूमि का उपयोग। पहले आपने पर्यावरण पढ़ा, पर्यावरण में कैसे परिवर्तन था, उसने सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया। दूसरा है भूमि का उपयोग। प्रारंभ में जो कृषि प्रौद्योगिकी थी बहुत आदिम थी, आदिम का मतलब बहुत प्राचीन थी। कृषक को मिलने वाली जो यांत्रिक यांत्रिक जो तकनीकी जो उनके उपकरण होते थे खेती करने के, केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाला एक लकड़ी का हल था। दो बैल होते थे और लकड़ी का हल होता था, ये उनके पास उपकरण होते थे। यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच सकते थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से खुरच सकते थे। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकालने में असमर्थ थे, क्योंकि मिट्टी को थोड़ा गहराई से ये नहीं खोद पाते थे। लकड़ी के हल होते थे तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति थी वो सारी ऊपर नहीं आ पाती थी। इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। कैसे कि भूमि को प्राय 4 वर्ष में, यानी कि 4 वर्ष के अंतराल में एक बार हाथ से खोदा जाता था। जैसे स्पेड, कसीक, शोला, इन चीज़ों से किसान जो है सारी खेत को खोदता था ताकि नीचे की मिट्टी थोड़ी ऊपर आ जाए। इसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र का एक प्रभावहीन तरीका उस समय उपयोग हो रहा था। जो फसल चक्र था वो भी अच्छा नहीं था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया गया था, यानी कि 2 भाग वो, जैसे ये एक खेत का टुकड़ा है तो इसको 2 भागों में बांट देते थे वो। एक भाग में शीत ऋतु में गेहूँ बोते थे, एक भाग में उन्होंने गेहूँ बो दी, जबकि दूसरी जो पार्ट होता था उसको खाली छोड़ देते थे। प्रति भूमि उसको कहा जाता था, यानी कि जो ज़मीन होती थी किसान की उसको 2 भागों में बांटकर आधी में उसने गेहूँ बो दी सर्दियों में, और दूसरा जो भाग है आधा उसको खाली छोड़ दिया, जिसको प्रति भूमि या खाली भूमि कहा गया। अगले वर्ष फिर क्या होता था कि प्रति भूमि पर राई बोई जाती थी। अगले वर्ष जो प्रति भूमि थी, जो खाली भाग आपने छोड़ा था, उस खाली भाग पर राई बो दी, फसल है जैसे सरसों होती है उसी प्रकार देखने में लगती है, जबकि दूसरा आधा भाग खाली छोड़ दिया जाता है। फिर पहले में जिसमें गेहूँ बोई थी उसको खाली छोड़ दिया। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का जो है पतन होता गया, नष्ट होती गई, अकाल पड़ने लगे और दीर्घकालिक कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए अत्यंत दुष्कर हो गया था जीवन, क्योंकि उत्पादन में कमी आ गई थी, उपजाऊ शक्ति कम हो गई थी, तो कुपोषण और अकाल, गरीबी बढ़ती चली गई। इन कठिनाइयों के बाद जो लॉर्ड है अपनी आय को अधिकतम रखने के लिए उत्सुक होते थे। ऐसी भीषण परिस्थितियों में भी जो लॉर्ड होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान से इनकम चाहता था। आज आप देखिए कि आज भी किसानों के पास इतने संसाधन हैं, सरकार कल्याणकारी होने का दावा करती है, मूल्य निर्धारित करती है, लेकिन किसानों की दशा आज भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो आज कल्पना कीजिए कि उस समय किसानों के हालात क्या रहे होंगे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए किसानों को मेनरों की जो जागीर होती थी उसकी समस्त भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, कि जिस भूमि पर चारागाह या जंगल होते थे उसको भी कृषि के योग्य बनाना होता था। ये भी एक मजबूरी होती थी। इस कार्य को करने के लिए नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा समय उस पर लगाना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। हालांकि वे खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे क्योंकि मजबूरी थी उनकी, इसलिए उन्हें निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। निष्क्रिय प्रतिरोध का मतलब जो सामने से मनाही ना करे, ठीक है, टालम टोल का एक उद्देश्य। वे अपने खेतों पर कृषि करने में अधिक समय बिताने लगे, यानी कि अपने जो खेत होते थे उनमें ज़्यादा समय देने लगे। उस पर मेहनत का अधिकार, उत्पाद अपने लिए रखने, जो मेहनत का जो अधिकतर उत्पाद होता था, भाग होता था, फसल, वो अपने पास ज़्यादा रखने लगे और बेगार करने से बचने लगे। जो लॉर्ड के खेतों में उन्हें फ्री में काम करना पड़ता था उससे वो बचने लगे थे। अब ये परिवर्तन धीरे धीरे वो आ रहा था। चरागाह और वन भूमि के कारण उनका लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा था। अब विवाद भी उनके फिर इस वजह से बढ़ गए थे। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत भूमि समझते थे। जो वन और चरागाह होते थे
जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय का उपयोग में लाई जाने वाली साझी संपदा मानते थे। यानी कि जो चरागाह और वन भूमि होती थी जिसको काट कर खेत बना रहे थे, तो जो लॉर्ड होते थे उसको अपनी भूमि मानते थे, लेकिन जो कृषक थे वो सारे समुदाय के लिए साझी भूमि इसको वो मानते थे। इस वजह से उनके बीच में झगड़े भी हो रहे थे। अब नंबर 3 देखिए, नई कृषि प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है इसको भी आइए देखते हैं। 11वीं सदी तक जो विभिन्न प्रौद्योगिकियां थी उनमें बदलाव के प्रमाण मिलने लगे थे, सामने आए। मूल रूप से लकड़ी के जो बने हल थे उनके स्थान पर लोहे की भारी नोक वाले हल आ गए थे अब, जिनमें लकड़ी के आगे लोहे के फाल लगने लगे थे भारी। सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा था। सांचेदार जैसे सुहागा आप बोलते हैं, कुछ इस प्रकार के मोल्ड बोर्ड होते थे। ऐसे हल अधिक गहरा जमीन को खोदते थे और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी जो मिट्टी होती थी उसको पलटने में मदद करते थे। फलस्वरूप भूमि में पर्याप्त पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। मिट्टी की निचली परत ऊपर आने लगी और उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हुई। पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में भी सुधार आया। ऊपर आपने हल के बारे में पढ़ा, परिवर्तन आया। अब दूसरा, जैसे हलों में पशुओं को जोतते थे उसमें भी परिवर्तन आया। पहले गले के स्थान पर जुआ रखते थे, जुआ जिसको जूला भी बोलते हैं, जुआ बोलते हैं। तो गले यानी कि गर्दन के नीचे टांगों के ऊपर पशुओं के यहाँ आप उसको जुए को बांधते थे। लेकिन अब जो है पशुओं को गले के स्थान पर अब कंधे के ऊपर बांधा जाने लगा। कंधे के ऊपर ऊपरी हिस्से पर जहाँ स्ट्रोंग होता है पशुओं का ये भाग, तो इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों में अब लोहे की नाल लगाई जाने लगी जिससे उनके खुर सुरक्षित हो गए नीचे, पाँव के नीचे। वे कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत करने लगे थे। अब यूरोप में अन्न पीसने के लिए, अंगूरों को निचोड़ने के लिए जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाले कारखाने लगाने लगे थे। ये परिवर्तन अब आ रहे थे तकनीकी। भूमि के उपयोग के तरीके में बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन ये था कि 2 खेतों वाली व्यवस्था। पहले आप देखते थे कि खेत को 2 भागों में जोतते थे, एक को छोड़ देते थे, एक में कृषि करते थे। अब उसके स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था में परिवर्तन आ गया था। इस व्यवस्था में कृषक जो है 3 वर्षों में से 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी बसंत में बोता था। इसका अर्थ यह था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकता था। 3 खेत जैसे ये, तो इसमें पहले 2 भाग थे, अब इसको 3 भागों में बांट दिया। 2 पर कृषि करने लगा, 1 छोड़ दिया। तो यानी कि खेत का अधिकतम जो भाग है वो खेती में आ गया था। 3 खेतों में उसको बांटकर मानव उपयोग के लिए खेत में शरद ऋतु में गेहूं और राई बोने लगा। दूसरे बसंत ऋतु में मनुष्यों के उपयोग के लिए मटर, सेब, मैसूर, घोड़ों के लिए जौ, बाजरा वो बोने लगा। तीसरा खेत खाली छोड़ने लगा प्रति भूमि। पहले 2 खेत को 2 हिस्सों में बांटता था, यानी कि आधी जमीन बेकार होती थी, लेकिन अब जो है 1/3 खाली छूटती थी, यानी कि 2 हिस्सों में फसल उगाता था, 1 हिस्से को खाली छोड़ देता था। प्रत्येक वर्ष तीनों खेतों का बदल बदल कर वो प्रयोग करता था। इन सुधारों के कारण भूमि की प्रत्येक इकाई में उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। मटर और सेम जैसे पौधे थे उनका अत्यधिक उपयोग हुआ और औसत यूरोप के आहार में प्रोटीन और जो पशु है उसके लिए अच्छे चारे का स्रोत अब बनकर सामने आया। कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे, अब वे कम भूमि पर अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक कृषक के खेत का औसत आकार जो है 100 एकड़ से घटकर 20-30 एकड़ तक रह गया था। छोटी जोतों के कारण अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी, इसमें कम श्रम भी लगता था और कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिल जाता था। तो ये बदलाव बहुत अच्छे हो रहे थे। इनमें से कृषि प्रौद्योगिकी में अत्यधिक धन लगता था। जिन प्रौद्योगिकी में, जैसे कृषकों के पास पनचक्की और पवन चक्की, पनचक्की का मतलब पानी से चलने वाली चक्की और पवन चक्की हवा से चलने वाली जो चक्की थी, उसके लिए इतना अधिक धन नहीं होता था क्योंकि महंगा सिस्टम था ये सारा। तो इसलिए इस मामले में जो लॉर्ड थे उन्होंने पहल की।
कृषक भी अन्य कई क्षेत्रों में पहल कर रहे थे, जैसे खेती योग्य जो भूमि थी उसका विस्तार उन्होंने किया। फसलों को तीन चक्रीय व्यवस्था को अपनाया, अभी आपने पढ़ा। गांव में लोहार की दुकानें, भट्टियां स्थापित हो गई थी, क्योंकि लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने, उनको ठीक करने का कार्य सस्ती दरों पर किया जाने लगा था। ये परिवर्तन अब समाज में बढ़ते जा रहे थे। 11वीं सदी से व्यक्तिगत जो संबंध थे, सामंतवाद को आधार थे, वो कमजोर पड़ने लगे थे। जो व्यक्तिगत संबंध थे, सामंतवाद का आधार, सामंतवाद जिनसे बड़ा फला फूला, अब वो कमज़ोर होने लगे थे, क्योंकि आर्थिक लेन देन जो है अधिक से अधिक मुद्रा में होने लगा था। पहले वस्तुएं बदली जाती थी, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़, लेकिन अब जो है पैसा, मुद्रा, सिक्के का प्रचलन बढ़ गया था। लॉर्डों को लगान उनकी सेवाओं के बजाय नकदी में लेना ज़्यादा सुविधाजनक लगने लगा। यानी कि लॉर्ड भी अब जो है फसल की बजाय नकदी लेने लगे थे। कृषकों ने अपने फसल जो है व्यापारियों को मुद्रा, वस्तुओं के बदलने के स्थान पर अब मुद्रा में पैसे के रूप में देनी शुरू कर दी थी, जो पुण्य वस्तुओं को शहर में बेच देते थे। धन का उपयोग कीमतों को प्रभावित करने लगा था, जो खराब फसल के समय अधिक हो जाती थी। यानी कि कीमतें बढ़ती थी, खराब फसल हो जाती थी तो कीमतें बढ़ जाती थी। उत्पादन ज़्यादा होता था तो उसकी वजह से जो कीमतें थी वो कम हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य लगभग दुगने हो गए थे। तो ये आपने जो तीन कारक पड़े, सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक थे ये। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको गति को कम या तेज़ करके थोड़ा थोड़ा समय आप जैसा भी आपके पास उपलब्ध है उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।